आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक हो गया है। प्रदेश के पर्यटन सचिव कुर्वे ने रजिस्ट्रेशन को लेकर बताया कि रविवार 12 मई की शाम 7 बजे तक 25,30,000 तीर्थ यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि 15 अप्रैल से चारों धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए यात्रा से जुड़े सभी विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अप्रैल से हमने जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू की है तो कल शाम के 7 बजे तक 25,30,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और श्रद्धालु ने काफ़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करने के कारण हमारे तरफ से जो भी क्राउड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो SOP है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो अभी आप देहरादून से देख रहे थे किस तरह से तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के लगातार यहां बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि 12 मई तक 25,30,000 यात्रियों ने आवेदन किया है। इसके लिए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख पार पहुंच चुका है। जानकारी देते चलें आपको कि 12 मई तक 25,30,000 यात्रियों ने आवेदन किया है, जिसको लेकर के अब पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पूरे मुस्तैदी के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल जुड़ चुके हैं। किस तरह की तैयारी है और कितना कुछ अभी तक कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी की गई है? देखिए, चारधाम यात्रा एक टास्क के रूप में उत्तराखंड के लिए होती है जी, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु पूरे देश से उत्तराखंड की तरफ अपना रुख करते हैं। तो ऐसे में चाहे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हों, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्थाएं हों, चाहे उनकी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्थाएं हों, तमाम जो अवस्थापनाएं हैं उनको सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत जो है शासन और प्रशासन को करनी पड़ती है। पिछले यात्रा सीजन से अचानक से उत्तराखंड के जो तीर्थयात्री हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, क्योंकि आपदा के बाद एक बार ठहरता गया था उत्तराखंड का जो पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन अचानक से उसमें बूम आया और आज स्थिति ये है कि अभी तक जो लगातार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उनमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अभी जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 अप्रैल से चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें 12 मई तक जो है जो शाम 7 बजे तक 25,30,000 तीर्थ यात्रियों ने चारों धामों के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी पहुंचे होंगे, क्योंकि लोकल लोग भी चारधाम यात्रा पर जाते हैं। वो नजदीकी गाँव में रहते हैं यात्रा मार्गों के, तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के चले जाते हैं। ये तो जो ऑथेंटिक आंकड़ा है 25,30,000 का, ये बाहर से आए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते होंगे। अब उनकी समुचित व्यवस्थाएं करवाना एक चुनौती रहता है और इन दिनों लगातार सभी धामों में जो वहाँ की प्रशासन की टीमें हैं लगातार इस यात्रा को सुचारू बनाने में जुटी हुई है। तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उसके लिए फोकस कर रही हैं और अभी फिलहाल यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि प्राथमिक के दिनों में थोड़ी दिक्कतें जरूर हुई थी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में, चाहे हरिद्वार में हो या ऋषिकेश में यात्रा मार्ग की जब शुरुआत होती है वहां पर भी, और ऊपर जब धामों के निकट पहुंचते हैं तो एक जाम की स्थिति वहां पर हो जाती है। तो उसके लिए पिछले दिनों खुद जो हरिद्वार डीएम है धीरज गबरियाल, उन्होंने काउंटर वहां पर बढ़ाए थे। 20 काउंटर वहां पर रजिस्ट्रेशन के अब कर दिए गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से 2 काउंटरों की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्योंकि हरिद्वार मुख्य द्वार जो है यात्रा मार्ग का माना जाता है, वहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ आती है। तो सभी व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
जी बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं जो तमाम तैयारियां हैं वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं, लेकिन इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि तीर्थ यात्रा पर पहुंचे लोगों में से कई ऐसे लोग होते हैं जो इस दौरान गुमशुदा हो जाते हैं। अभी बीते समय तक तो कई बार इस तरह की खबरें आई हैं और भारी मात्रा में आती हैं इस तरह की वारदात सामने। इस तरह की घटना पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई अहम सुविधा जो आम जनता के लिए उन्होंने मुहैया कराई हो? देखिए, अभी तक तो ऐसी सूचना आई नहीं है। इस बार के पर्यटन शुरुआत में जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है, लेकिन संभवतः लंबा रूट है। कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि तीर्थ यात्री गाड़ियों से उतरकर पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने चले जाते हैं। आसपास नदियां बह रही हैं तो नदी में नहाने चले जाते हैं, तो उसी हिसाब से इस तरह की घटनाएं होती हैं। या कभी ऊपर वाला ना करे कोई दैवीय आपदा की स्थिति बन गई, उसमें लोग हताहत हो जाते हैं, तो उसके लिए जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। और इस तरह की घटनाएं कोई पहले बताकर नहीं आती हैं, अचानक घटित घटना होने वाली घटनाएं हैं। गुमशुदा की जहां तक आपने बात की, तो गुमशुदा के अलग अलग पहलू होते हैं कि अगर कोई गुमशुदा हुआ है तो किस स्थिति किस परिस्थिति में हुआ है, उसका अवलोकन किया जाता है, उस पर कार्य किया जाता है और संभव प्रयास किया जाता है कि अगर माना कोई कहीं गुमशुदा हो गया तो उसको खोजा जा सके, उन कारणों का पता किया जा सके किन कारणों से हुआ। जी जितेंद्र, इस बार इस तरह की भी बातें सामने आई है प्रशासन की तरफ से कि इस बार प्रशासन लगातार जिस तरह की तैयारियां कर रही है उसमें श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा भी रखी गई है कि जगह जगह पर उनके पानी पीने या खाने की व्यवस्था भी की गई है, जो श्रद्धालु थक जाते क्योंकि काफी लंबी यात्रा करके श्रद्धालु वहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए, हमेशा व्यवस्थाएं रहती हैं और तमाम जो समाज सेवी हैं, सनातन धर्म में जो आस्था रखते हैं वो सनातनी लोग पूरे यात्रा मार्ग पर अपने भंडारे आयोजित करता है। और आप पूरे यात्रा मार्ग पर जाएंगे तो आपको पूरे यात्रा मार्ग पर देवप्रयाग ऋषिकेश के बाद ही आपको जगह जगह पर टेंट तंबू लगे हुए दिखाई देंगे, जो यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन लोग करते हैं। कई लोग हैं जिनकी आस्था सनातन पर है, इस तरह के काम करते रहते हैं। उसके अलावा भी जो शासन प्रशासन की तरफ से जितनी हर संभव, चाहे शौचालय की व्यवस्थाएं हों, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हों, या ठहरने की व्यवस्था हो, या किसी की खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम तरह की सुविधाएं शासन भी अपने स्तर पर संभव कराता है। लेकिन सामान्य सी बात है कि अगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई से कोई आदमी आएगा, गाड़ी से आएगा, तो इतनी उसकी व्यवस्थाएं खुद की भी रहती हैं कि वो इन 5, 7, 10 दिनों में अपने खाने पीने की व्यवस्था कर पाए। बिल्कुल वही तबका यहाँ चारधाम यात्रा में नहीं आता है जो गरीब तबका होता है, क्योंकि इसके आने की संभावनाएं कम होती है, क्योंकि काफी लंबा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो संभवतः ऐसी स्थितियां नहीं आ पाती हैं। फिर भी जगह जगह पर कैंप रहते हैं, इन कैंपों में सारी व्यवस्थाएं की जाती रहेगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई जुहू बीच पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान यहां घूम रहे लोगों के लिए सीएम धामी के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित काफी ज्यादा नजर आए। सीएम धामी ने भी लोगों से काफी देर तक बातचीत की। बता दें कि मुंबई जुहू बीच पर मुख्यमंत्री धामी सुबह सुबह सैर पर निकले थे। इस दौरान लोगों का उत्साह देख सीएम धामी ने कहा कि विकास और सुशासन की पिच पर उत्तराखंड नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जब लोग हमारे प्रदेश की प्रशंसा करते हैं तो मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। जुहू बीच पर क्रिकेट खेलते दिखे सीएम धामी की तरफ से अब ये तस्वीर आप देखिए। वहीं शहर में लगातार विकास कार्यों के नाम पर पेड़ काटना ज्यादातर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में शहर में जलापूर्ति को लेकर खंगलंगा वन क्षेत्र पर जलाशय निर्माण को लेकर करीब 2000 पेड़ कटाए गए।
इस वन क्षेत्र को बचाने को लेकर तमाम सामाजिक, राजनीतिक और जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस हीरा सिंह बिष्ट और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि भी खलंगा पहुंचे और वन कटान का विरोध किया। उनका कहना है कि वन मानव जीवन को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जगह है। खलंगा पेड़ों को काटने की साजिश रची जा रही है, जिसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का भी काम करते हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर पेड़ों पर आरी चला रही है। सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हज़ार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हज़ार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? ये पूरा सौंदर्य बर्बाद करने की साजिश हो रही है। देहरादून से देखो तो रायपुर से लेकर नाला पानी तक ये जंगल, एक जंगल दिखाई देता है सालों का। कितने सालों में पेड़ खड़े हुए, आप इनको काटने की। वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर समाप्त करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां स्थानीय निवासियों के साथ पंडा पुरोहित समेत व्यापार सभा के लोगों ने गेट नंबर 3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में सभी ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मंदिर समिति पर बद्रीनाथ धाम में तमाम अव्यवस्थाएं फैलाने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि शासन प्रशासन के ऊपर अब ये बड़े आरोप आम जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आम जनता लगातार इसको लेकर के अपनी मांगे भी रख रही है। भारी मात्रा में जन सैलाब इस विरोध प्रदर्शन को करने के लिए मौके पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बताते चले कि एक तरफ बद्रीनाथ धाम में अव्यवस्था को देखते हुए आम जनता की तरफ से ये आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इस बात का दावा करती है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं वो अपनी तरफ से सुनिश्चित करके आगे बढ़ रही है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से ख़त्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओ ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं स्थानीय लोग हैं, हम लोग तो अभी आप उत्तरकाशी की तस्वीर देख रहे थे, जहां पर गुस्से से भड़की जनता अपनी बात सामने रख रही थी और अपनी मांग प्रशासन के सामने। आपको बता दें कि प्रशासन से लगातार यही मांग की जा रही है कि इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द कड़े निर्देश जारी कर इस पूरे मामले पर एक व्यवस्था को सुनिश्चित करें। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरह की वहां पर ये पूरी खबर सामने आ रही है? लगातार जनता विरोध कर रही है प्रशासन का। देखिए, समय समय पर ये मांगे उठती रही है कि जो अपने चारों धाम है वहां पर जो वीआईपी कल्चर दर्शनों का हुआ है उसको समाप्त किया जा सके, क्योंकि आस्था सबकी होती है, चाहे कोई वीआईपी हो या सामान्य नागरिक, और बड़ी कठिनाइयों से सामान्य नागरिक वहाँ दर्शनों के लिए पहुंचता है। रात के 2 बजे से लाइन में लग जाता है, उसी बीच में कोई वीआईपी अगर आता है तो उसको पहले दर्शन करा दिए जाते हैं। तो ऐसे में उनकी जो धार्मिक आस्था है उसको भी ठेस लगती है और ये सचमुच में सभी का ये मानना है कि ये कल्चर सही नहीं है। तो उसी के निमित्त जो है बद्रीनाथ धाम में
वीआईपी कल्चर समाप्त करने की मांग को लेकर जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनके साथ जो पंडा पुरोहित और हक हकूकदारी और व्यापार सभा के लोग हैं उन्होंने गेट नंबर 3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। और सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में सभी लोग शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और स्थानीय लोगों का मानना है कि बामणी गांव जाने वाले पैदल रास्ते पर वीआईपी दर्शन के लिए एक कार्यालय बनाया गया है, जिससे वहां पर गांव की तरफ जाने वाले लोगों के मार्ग को बंद कर दिया गया है। गांव के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन की लापरवाही की वजह से वहां पर आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में सभी ने प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है और उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि मंदिर समिति के द्वारा बद्रीनाथ में सभी जो अव्यवस्थाएं हैं वो समिति की तरफ से की जा रही हैं। जी। कपाट खुलने से पहले धाम में व्यवस्था बनाने का जो काम था वो समिति का था, जिला प्रशासन का था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया और तीर्थस्रोतों के साथ साथ स्थानीय निवासियों को भी वहां पर इन व्यवस्थाओं के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को लेकर मुखर होकर वहां के स्थानीय जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और सुबह से उनका विरोध जारी है। ठीक है जितेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यमुनोत्री धाम से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके कारण यहां पर व्यवस्था लड़खड़ा रही है। श्रद्धालुओं को जमुना पुल से लेकर जानकी चट्टी तक रोका जा रहा है जगह जगह, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन के पसीने भी छूट रहे हैं। कोई यात्री रास्ते से ही वापस हो रहे हैं। वहीं पर ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं को व्यवस्था के रूप से आगे बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश प्रशासन कर रही है, लेकिन श्रद्धालु फिर भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्रा के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अव्यवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य सेवा करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित है। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि उस पैसे का उपयोग हम अस्थायी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनके लिए करें, ताकि आने वाले 8-10 साल के अंदर हमारी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद हो जाएं कि अगर यहाँ पर 2-3 करोड़ भी यात्री अगर एक बार में आते हैं यात्रा के रूप में तो उनको भी कोई असुविधा ना हो। और ये चीज़ हमारे लिए हर साल होना है, क्योंकि कुंभ में भी सरकार पैसा देती है, लेकिन कुंभ 6 साल में 12 साल में होता है, लेकिन हमारे यहाँ यात्रा तो हर साल होती है। तो उस यात्रा के कारण जो हमारे व्यय होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और उसके कारण हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं उन पर भी प्रभाव आता है, क्योंकि हम सीमित संसाधनों के प्रदेश हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि 1000 करोड़ रुपया कम से कम, हालांकि इसकी पर्याप्त नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कम से कम इसकी हो जाए, तो उस पैसे का हम सदुपयोग करके यात्राओं को और व्यवस्थित कर सकते हैं। अन्यथा वहीं हरिद्वार के रुड़की में ARTO कार्यालय के समीप 4 धाम यात्रा पर जाने वाले टैक्सी संचालकों से तय फीस पर कई गुना अधिक वसूली की शिकायत मिलने के बाद ARTO पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान ARTO कार्यालय के आसपास मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 5 लैपटॉप और कुछ कागजात भी जब्त किए हैं।